हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञान के अंदर जो है अभी हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो है पढ़ाई कर रहे हैं और आज जो है इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक सब आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ों को ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जो है हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो चीज़ है दर्पण, क्योंकि इस चैप्टर में दर्पण का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दर्पण इस चैप्टर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, विज्ञान के भाषा में हम इसे दर्पण बोलेंगे। विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? हम इसे दर्पण बोलते हैं। लेकिन आप सीधा समझिए, चेहरा देखने के लिए आप अपने घर में जिसका प्रयोग करते हैं वही दर्पण है, जिसको आप साधारण बोलचाल की भाषा में आईना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईना। ठीक, तो आईना ही क्या है? दर्पण है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर दर्पण होता क्या है। तो बोलेंगे वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से यानी कि नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती हैं एवं जिसका एक सतह रजतीत हो। एक सतह क्या हो? रजतीत हो। रजतीत का मतलब है रंगा हुआ हो, पेंटिंग किया गया हो, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। देखिए, जैसे ही हम दर्पण बोलते हैं तो कई सारे लोग सोचते हैं कि कांच का ही बना होगा। किसका बना होगा? कांच का। कांच कहने का मतलब शीशा का ही बना होगा। लेकिन याद रखिएगा कि दर्पण ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शीशा का ही होना चाहिए। शीशा के बने हुए जो आईना है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं उसे ही दर्पण कहेंगे। दर्पण हम उस सभी चिकनी और चमकीली सतह को बोल सकते हैं जो प्रकाश का जो है परावर्तन करती है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप अपने चेहरा को पानी में भी देख पाते हैं। पानी में क्यों देख पाते हैं? क्योंकि पानी जो है प्रकाश का परावर्तन कर देती है। कई बार आप अपना चेहरा स्टील के किसी बर्तन में भी देख लेते हैं। स्टील का जो वो बर्तन है उसमें चेहरा आप देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश का परावर्तन करती है। ठीक, वो प्रकाश को परावर्तित कर पाती हैं। तो दुनिया की वो सारी की सारी चिकनी और चमकीली वस्तुएं जो प्रकाश को परावर्तित कर देती है, वो भी नियम के अनुसार, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कांच से तो दर्पण बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ स्टील से भी दर्पण बन सकता है। आजकल तो ऐसे ऐसे प्लास्टिक आ चुके हैं जिसमें आपका चेहरा दिख जाएगा। फाइबर भी देखे होंगे आप, ऐसा जिसमें आपका चेहरा क्या हो सकता है? दिख सकता है। तो इस सभी से हम दर्पण क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किससे दर्पण नहीं बनाया जा सकता है? ए ऑप्शन है कांच, बी ऑप्शन अगर आपको दिया जाए स्टील, सी ऑप्शन आपको दिया जाए फाइबर और डी ऑप्शन दिया जाए मिट्टी। तो क्या बताएंगे कि मिट्टी वह पदार्थ है जिससे दर्पण नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी में आप अपना चेहरा कभी भी जो है उस तरीक़ा से नहीं देख पाते हैं। और सीधी सी भाषा में कहे तो जो मिट्टी है वो प्रकाश का परावर्तन नहीं करती है। ठीक, तो आपने दर्पण समझा। दर्पण को अगर सिंपली साधारण से भाषा में याद रखना है तो सीधा बोलेंगे वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती हैं एवं जिसका एक सतह रजतीत हो, उसे दर्पण कहते हैं। अब याद रखिएगा कि दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण होते हैं दो प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं सर जी? दर्पण होते हैं दो प्रकार के। एक तो हो गया आपका समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब हम आपको बता दें कि समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि दर्पण दो प्रकार का हो गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का हो गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है
अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, ये सभी के सभी चीज़ें हमें समझ में आना चाहिए। तो चलिए इस सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से हम लोग सीखने समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण से संबंधित सब कुछ पढ़ेंगे। समतल दर्पण से संबंधित सब कुछ पढ़ेंगे, यानी कि समतल दर्पण का A to Z जानकारी पहले हम लोग लेंगे, फिर गोलीय दर्पण शुरू करेंगे। फिर कौन सा दर्पण शुरू करेंगे, गोलीय दर्पण शुरू करेंगे। तो आइए जानना, सीखना और समझना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं या फिर समतल दर्पण क्या है, तो क्या बोलेंगे, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब आप पूछेंगे यहाँ पर एक चीज़ कि सर परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है। तो देखिए आपके घर में जो आईना है वो है समतल दर्पण। वो क्या है, समतल दर्पण। विज्ञान में जो आईना है यानी कि जो दर्पण है वो कैसे बनाते हैं इसका जिक्र हम कर चुके हैं। मान लीजिए कि ये है आपका कोई शीशा का टुकड़ा, ठीक, इधर से आप पेंटिंग कर देते हैं, इधर से क्या कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है, हमने छोटा छोटा जो कंघी जैसा दांत हम दे रहे हैं, ये क्या है, तो ये है कहलाएगा विज्ञान के अंदर पेंटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेंटिंग। तो अगर इसका नाम MN हमने दिया, MN दिया, तो आप अपना चेहरा इधर से देख पा सकेंगे, ठीक, इधर से देख पाएंगे, इधर से चेहरा नहीं देख पाएंगे क्योंकि इधर से हमने पेंटिंग कर दिया है। तो ये बना एक दर्पण, ये क्या बना, एक दर्पण बना। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि परावर्तक सतह क्या होता है। परावर्तक सतह क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर दर्पण पर अगर प्रकाश भेजा जाए तो वो क्या हो जाएगी, इधर की दिशा में क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, और इसी घटना को तो हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वो सभी भाग जो प्रकाश को मोड़ सकती हैं इस तरीका से, यानी कि प्रकाश को परावर्तित कर सकती है, उसे कहते हैं परावर्तक सतह। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सभी भाग जो है प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम है, तो इसी भाग को कहते हैं हम दर्पण। यानी कि सीधा कह लीजिए दर्पण का वह भाग जहाँ पर आपका चेहरा बन सकता है उसे ही कहते हैं परावर्तक सतह। और आप अगर आप अपने घर के आईना को देखेंगे तो ये पूरा समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है। तो बोलेंगे जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये पूरा सीधा होगा, इसमें कोई भी टेढ़ापन का गुंजाइश नहीं होगा, इसमें कोई भी टेढ़ापन का गुंजाइश नहीं होगा। तो सॉरी, आपने देखा कि समतल दर्पण क्या है और समतल दर्पण हम बनाएंगे कैसे, ये दोनों चीज़ आपने क्या किया, देखा। अब बढ़ते हैं आगे, और समतल दर्पण के बाद आगे हम लोग समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। हम जो अब समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं समतल दर्पण के उपयोग को। क्या आप सीखने वाले हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो समतल दर्पण का क्या उपयोग हो सकता है, कहाँ कहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं समतल दर्पण का, ये अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे। वैसे देखिए समतल दर्पण का कई जगहों पे उपयोग किया जाता है, लेकिन जो फेमस चीज़ें हैं उसके बारे में ही हम क्या करेंगे, बताएंगे। अगर उत्तर लिखना हो तो लिखेंगे समतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण सबसे फेमस इसी काम के लिए है। किस काम के लिए, चेहरा देखने के लिए। भाई साहब कई लोग तो हमें लगता है 24 घंटा में 3-4 घंटा आईना के सामने बिता देते हैं, अब पता नहीं क्या मिलता है उसे, बस तो समझ सकते हैं। तो समतल दर्पण जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जा रहा है आज के टाइम में, तो घरों में चेहरा देखने के लिए इसका करते हैं, ठीक। इसका दूसरा क्या है, दूसरा जो उपयोग है वो क्या है समझिएगा। समतल दर्पण का उपयोग ऊपरी दर्शक यानी कि पेरिस्कोप में किया जाता है। ये ऊपरी दर्शक क्या है, देखिए ये है, मान लीजिए कि समुद्र, ये क्या है, समुद्र है, और इस समुद्र के अंदर मान लीजिए कि ये पनडुब्बी है, ये क्या है, पनडुब्बी, ठीक। और पनडुब्बी हमेशा पानी के अंदर होती है।
तो पानी के अंदर जो पनडुब्बी है इसमें कई क्या होते हैं, हमारे नौसेना होते हैं यानी कि सैनिक होते हैं। तो उसको कई बार ऊपर के स्तर को, ऊपर के चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। तो एक पाइप जैसा होता है, क्या होता है, पाइप जैसा, एक पाइप जैसा होता है कुछ इस टाइप का, ये निकला होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लगा होता है समतल दर्पण, यहाँ पे क्या लगा होता है, समतल दर्पण, और फिर यहाँ पर भी लगा होता है समतल दर्पण। तो इधर से अगर इधर के चीज़ों को देखना है तो इसका फिगर बनेगा इस समतल दर्पण में, और फिर इसका फिगर बन जाएगा इस वाले समतल दर्पण में, और फिर हमारे जो अंदर में बैठे हुए सैनिक होते हैं वो क्या कर पाते हैं, यहाँ के चीज़ों को यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ अगर कोई चीज़ है समुद्र में तो वो यहाँ से ही बैठे बैठे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये ऊपरी दर्शक कहलाता है। ऊपरी दर्शक मतलब पेरियोस्कोप, समझ में आ गया आप लोगों को। तो पेरियोस्कोप में भी हम लोग समतल दर्पण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब बात करेंगे कहाँ तो तीसरा नंबर जो आपका पॉइंट है वो समझिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि व्यस्त मार्ग पर, यानी कि जो रोड बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, बहुत अधिक मोड़ वाले स्थान पर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोड़ हो, वहाँ पर भी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई एक रोड जा रही थी और यहाँ से एक रोड इधर की तरफ गई है, तो अब ये रोड इधर की ओर चली जाएगी और इधर से एक इतना डिग्री पर झुका हुआ इधर से एक रोड आ रही है, और इधर से भी इधर को रोड जा रही, इधर से आप जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इधर से कोई गाड़ी आ रही होगी और इधर से भी कोई गाड़ी आ रही होगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि टक्कर की संभावना ज़्यादा बनता है, ठुक जाएगी, ठुकने की संभावना ज़्यादा बनता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इस तरह के स्थान पर यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया जाता है चौराहा पे, ठीक, ऊपर एक दर्पण लगा दिया जाता है। इस दर्पण में क्या होता है कि इधर से जो ड्राइवर जाते रहते हैं गाड़ी लेकर के, इनका फिगर एक तो दर्पण यहाँ लगाया जाता है और एक दर्पण यहाँ भी लगा दिया जाता है, एक दर्पण यहाँ भी लगा दिया जाता है। इधर से जो ड्राइवर आएंगे उसको इस दर्पण में दिख जाएगा कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, और जो इधर से ड्राइवर साहब जाते होंगे उसको इस दर्पण में दिख जाएगा कि इधर से कोई गाड़ी भी आ रही है। तो हम चौराहा पर भी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सीडेंट का संभावना है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये 3 जगह है जहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग दर्पण में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का, समतल दर्पण का। अब आप लोग क्या होते हैं, समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं और आपका प्रतिबिंब बन जाता है। आपका प्रतिबिंब क्या हो जाता है प्रतिबिंब का सीधा सीधा मतलब है फोटो, आपका इमेज आईना में बन जाता है। ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या आप कभी सोचे हैं? अच्छा बताइए कि अगर ये समतल दर्पण आपके घर में टंगा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए ये समतल दर्पण टंगा हुआ है और ये है आपका चेहरा, ये क्या है, आपका चेहरा है। तो आप बताइए कि अगर ये कमरा है, आपका रूम है, ये मान लीजिए कि ये क्या है, रूम है। अगर इस घर के जो लाइट वाला सिस्टम है, जो बिजली है, उसको काट दिया जाए, मतलब पूरा अंधेरा कर दिया जाए, इस घर को पूरा ही अंधेरा कर दिया जाए, तो क्या आपका चेहरा आईना में दिखेगा? नहीं दिखेगा। आपका चेहरा आईना में नहीं दिखेगा, आपका चेहरा आईना में अंधेरा में नहीं दिख पाएगा। जब इस घर में लाइट होगी तब जाकर के आप अपना चेहरा अंधेरा में क्या कर ये दर्पण में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अंधेरा में क्यों नहीं दिखता है? और हमारा जो फिगर है वो लाइट में ही क्यों दिखता है? तो देखिए, दूसरी बात है कि अगर अंधेरा है, ये घर क्या है, ये घर अंधेरा है और आपको एक टॉर्च मिल गया, तो आप टॉर्च कहाँ पर बारेंगे? दर्पण, अपना चेहरा अगर देखना चाहते हैं तो टॉर्च दर्पण पर बारेंगे कि अपने चेहरा पर बारेंगे? तो याद रखिएगा कि टॉर्च बारना है आपको अपने चेहरा पर। टॉर्च कहाँ बारना है सर? तो टॉर्च आपको अपने चेहरा पर बारना है। अपने चेहरा पर बारिएगा तो इससे क्या होता है कि आपके चेहरा से टॉर्च का जो प्रकाश है वो टकराया और आपका चेहरा परावर्तित करके उस प्रकाश को भेज दिया दर्पण में। उस प्रकाश को कहाँ भेज दिया? दर्पण में भेज दिया। बहुत सारे किरण आपके चेहरा में टकराया और टकरा करके आ गया दर्पण में। बहुत सारा किरण टकराया और टकरा करके आ गया दर्पण में। टकराते गया,
आपके चेहरा से और इसमें आते गया। तो जो टॉर्च से लाइट निकली वो आपके चेहरा पर पड़ा और चेहरा पर टकराने के बाद वो दर्पण में गया, और दर्पण में जो ये आपके चेहरा से लौटता हुआ जो प्रकाश है वही बनाता है आपका प्रतिबिंब। वही क्या करता है, आपका प्रतिबिंब बनाता है। अंधेरा में आपका प्रतिबिंब नहीं दिख सकता। आपको अगर अपना प्रतिबिंब देखना है तो आपको अपने चेहरा पर प्रकाश डालना होगा, यानी कि अपने चेहरा पर टॉर्च बारना होगा, न कि जो दर्पण है उस पर। ठीक, तो आपने देखा कि हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रकाश के कारण बनता है। प्रकाश हमारे चेहरा से आके टकराता है और फिर वो दर्पण में जाता है, तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ने वाले हैं। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में बिंदु वस्तु का जो है आप प्रतिबिंब बनाए, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनाए। तो समतल दर्पण में फिगर बनाना हम लोग सीखेंगे दो तरीका से। कितने तरीका से, दो तरीका से। पहला तरीका है जब वस्तु बिंदु स्रोत हो, यानी कि वस्तु बहुत ही छोटा हो, वस्तु बहुत ही छोटा हो यानी कि एक बिंदु के जैसा हो, तब हम समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको प्रतिबिंब बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने दर्पण। दर्पण बनाने के लिए एक तरफ से आपको इसे क्या करना होगा, रजतीत करना होगा। रजतीत का मतलब है इसे आपको पेंटिंग करना होगा एक तरफ से। एक तरफ से क्या करना है सर जी आपको, तो आपको एक तरफ से इसे पेंट कर लेना है। मान लीजिएगा कि ये MN दर्पण है, MN क्या है, दर्पण है। अब क्या होगा, सो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अब इस दर्पण के सामने हम कोई बिंदु वस्तु रखते हैं। मान लीजिए कि ये एक बहुत ही छोटा वस्तु हमने इस दर्पण के सामने रख दिया, एक बिंदु के साइज का। तो अब इस बिंदु का प्रतिबिंब यानी कि फिगर कैसे बनेगा, यही हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिएगा, याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर आप दर्पण में बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 किरण इस वस्तु से भेजना होगा दर्पण पर। इस वस्तु से कम कितना किरण दर्पण पर भेजना होगा, तो कम से कम 2 किरण। तो मान लीजिए कि 1 किरण हमने क्या किया, यहाँ से दर्पण पर भेजा, यहाँ से दर्पण पर क्या कर दिया, भेज दिया, ये हट जाएगा। देखो भाई, तो ये मान लीजिएगा कि 1 किरण हमने क्या किया, दर्पण पर भेजा। अब ये दर्पण पर वस्तु से क्या हुआ, 1 किरण आया, और ये क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद ये लौट जाएगा। दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि जब दर्पण से किरण टकराती है तो उसका परावर्तन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर की ओर मान लीजिए कि लौट जाएगा। हल्का इसको अच्छा से लौटाना है क्योंकि अभिलंब के साथ सेम डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो मान लीजिए कि इधर की ओर क्या हो गया, ये लौट गया। ठीक, अब आपने क्या किया, 1 किरण और भेजा। अब आपने क्या किया सर जी, दर्पण पर 1 किरण और भेजा। तो मान लीजिए कि वो जो किरण है वो कुछ ऐसे आया था। वो किरण, 1 मिनट हम हल्का सीधा लेने की कोशिश करते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड। मान लीजिए कि यही किरण है, ये किरण मान लीजिएगा, ये किरण आया दर्पण पर, ये किरण आया आपके सामने। ये किरण फिर क्या होगी, जितना डिग्री पर आया उतना ही डिग्री पर क्या हो जाएगा भाई साहब, लौट जाएगा। तो मान लीजिए कि ये किरण कुछ इस दिशा की ओर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। अब लौटती हुई किरण जहाँ पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। लौटती हुई किरण जहाँ पर जहाँ पर मिलेगी वहीं पर क्या होगा सर, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सर, तो ये इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है, तो ये तो कभी भी मिलने वाली नहीं है। ये कभी भी सर जी मिलने वाली नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस दोनों को पीछे बढ़ाना होगा। क्या करना होगा सर, पीछे बढ़ाना होगा। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को पीछे बढ़ाते हैं। इस दोनों को हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। इसको भी क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुकिएगा। हम ज़बरदस्ती अगर आगे की ओर नहीं कटने के लिए तैयार है तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे सर, इसको पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर आके दोनों मिल गया। लगता है कि ये किरण और ये किरण जो है
वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वही वाला क्या है, इसका मतलब तो समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर बना प्रतिबिंब, अगर ये O था, तो ये होगा O डैश। ये क्या होगा सर जी? O डैश, यानी कि ये वस्तु है तो ये होगा प्रतिबिंब। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिस सामने आपने वस्तु रखा था, लगभग उसी सामने ये प्रतिबिंब भी क्या हुआ है? बना है। ये प्रतिबिंब भी उसी सामने क्या हुआ है? बना है। अब इसका कुछ खासियत समझिए। याद रखिएगा कि दर्पण से वस्तु का जितना दूरी होगा, उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब का भी दूरी होगा, अगर O से M अगर मान लीजिए कि 8 cm है, तो M से O डैश भी 8 cm होगा। यानी कि दर्पण से जितना आगे वस्तु होगा, दर्पण से उतना ही दूरी पर पीछे क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। उतना ही दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। पहला खासियत। दूसरा खासियत समझिए कि जितना जो है दर्पण में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काल्पनिक कटान से ये प्रतिबिंब बना है। काल्पनिक कटान का सीधा सीधा मतलब है कि जबरदस्ती हमने मिलाया है, ये अपने आप ऑटोमेटिक नहीं मिला। अपने आप जो है ऑटोमेटिक ये एक जो किरण है एक दूसरे से क्या हुआ है? नहीं मिला है। इसे जबरदस्ती क्या किया गया है? मिलाया गया है। हल्का एक मिनट आप रुकेंगे। हल्का इस सबको हम और अच्छा कर देते ताकि आपको देखने में क्या हो? अच्छा दिखाई पड़े। ये किरण इधर से आई थी, इधर को गई थी। देखिए, तो आपने क्या देखा कि जितना दूरी पर आगे होगा उतना ही दूरी पर वस्तु पीछे बनेगा प्रतिबिंब। दूसरा, ये काल्पनिक कटान से बनने वाला प्रतिबिंब है, तो इसे काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आपने देखा, अगर बोले कि बिंदु के समान, ये क्या था भाई साहब? बिंदु के समान वस्तु था, तो बिंदु के समान अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे। अब बढ़िए आगे और अगले चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर आ जाइए। अब आगे हम लोग समझने वाले हैं, जब वस्तु बड़ा हो, यानी कि बड़े से वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको अगर बोलेगा तो आप कैसे बनाएंगे बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब। तो सीखिए, अगर कोई वस्तु बड़ा हो, जैसे कोई आदमी हो, तो आदमी का प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक दर्पण बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है, यहाँ पर कुछ उसी टाइप से काम भी कर लेते हैं। एकदम आराम से सीखना है, कोई धरफड़ी नहीं है। चीज़ें एकदम डिटेल में हम लोग क्या करते चलेंगे? सीखते चलेंगे। तो ये मान लीजिए आपका कोई क्या है? समतल दर्पण है। ये क्या है सर जी? कोई समतल दर्पण है, इसका नाम MN दे देते हैं। ये कोई क्या है? समतल दर्पण है। अब हमें इसके सामने कोई क्या करना है? वस्तु रखना है। इसके सामने कोई क्या रखना है? वस्तु रखना है। अब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनाना है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पर कोई क्या है? वस्तु रखा हुआ है। हल्का सीधा बना देते हैं ताकि आपका प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा। तब मान लीजिएगा कि यहाँ पर कोई क्या है? वस्तु रखा हुआ है। एक सेकंड देखिए, यहाँ पर कोई क्या है? वस्तु रखा हुआ है। अब इस वस्तु का नाम हम AB दे देते हैं। AB दे देते हैं। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें दर्पण में बनाना है। तो कैसे बनेगा इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में? तो देखिए, ऊपर वाला जो पॉइंट है यहाँ से 2 किरण भेजेंगे और नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ से भी दर्पण पर हम 2 किरण भेजेंगे। 2 किरण दोनों जगहों से भेजेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम क्या करते हैं कि एक किरण पूरा सीधा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम दर्पण पर भेज देते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी किरण दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगा तो वो उसी रास्ता से फिर क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। क्या आपने समझा? इधर से आपने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर एक किरण भेजा तो वो किरण फिर उसी रास्ता से क्या होगा? लौट जाएगा। अब दूसरा बात हम क्या करते हैं वो समझिए। एक किरण हम यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर भेज देते हैं, तो फिर वो किरण क्या होगा? उसी रास्ता से लौट जाएगा। ठीक। अब यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है,
इस वाले बिंदु से ही एक किरण और हम दर्पण पर यहाँ क्या करेंगे, भेजेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, एक और किरण भेज दिया हमने। तो ये किरण क्या होगी भाई साहब, ये किरण उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए इधर की ओर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। फिर एक बिंदु, एक जो आपका किरण है वो इसी पॉइंट से, इस नीचे बी पॉइंट से हम एक किरण क्या कर रहे हैं, दर्पण पर भेज रहे हैं। तो ये जो किरण है इसी के समांतर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक किरण हमने क्या कर दिया, दर्पण पर भेज दिया। अब ये क्या होगा सर, तो ये दर्पण पर आया और टकराने के बाद क्या होगा, इसके समांतर होकर के लौट जाएगा। इसके समांतर होकर के क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। अब बताइए कि ये जो किरण है और ये जो किरण है वो कितना भी आप इसको आगे बढ़ा दीजिएगा तो कहीं पर कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इसके आगे बढ़ाने से प्रतिबिंब नहीं बनने वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे पीछे, सो देखिएगा यहाँ पर ये जो चीज़ें था, ये जो किरण था, इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, पीछे बढ़ा लेते हैं। ये जो किरण था इसको भी हम क्या करेंगे, तो पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे। और फिर ये वाला जो किरण है इसको भी आप क्या करेंगे सर, तो पीछे बढ़ाएंगे। इसको भी पीछे बढ़ा लिया आप, और इसको भी पीछे बढ़ाना है। इसको भी क्या करना है, पीछे बढ़ाना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कटान बन रहा है। एक कटान कहाँ बन रहा है सर, यहाँ पर बन रहा है, और एक कटान यहाँ बन रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से इधर के सारे बिंदु को हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बातें जो है नहीं होगी। तो आपको लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि यहाँ से दो किरण चली है, एक इधर के लिए एक इधर के लिए, और यहाँ से दो किरण चली है, एक इधर के लिए और एक इधर के लिए। अब आपको इसी दोनों को मिला देना है। यही हो जाएगा ए डैश बी डैश। यही क्या हो जाएगा सर, ए डैश बी डैश, यानी कि यही प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब यानी कि यही फोटो है आपका। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब जितना ऊंचा होगा उतना, वस्तु अगर 5 फीट का है तो इसका प्रतिबिंब भी 5 फीट का बनेगा। पहला गुण आप देख सकते हैं। दूसरा गुण देख सकते हैं कि ये काल्पनिक होगा क्योंकि डॉटेड लाइन से ये क्या हो रहा है, बन रहा है। तीसरा गुण याद रखिएगा कि दर्पण से जितना आगे होगा, अगर ये 6 मीटर आगे है या 6 फीट आगे है तो 6 फीट पीछे भी बनेगा। इसका प्रतिबिंब क्या होगा, 6 फीट पीछे क्या होगा, बनेगा। तो ये सब गुण आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। कई जगहों पर आपको इसका यूज जो है आएगा। बाकी अगर फिगर बनाने के लिए बोलेगा तो आप ऐसे सेम टू सेम बना दीजिएगा, आपका 5 नंबर कहीं नहीं गया। आराम से आप ये 5 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ओके, अब बढ़िए, आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि विशेषता को लिखें। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या विशेषता होता है, ये अब जानना हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो लिखेंगे कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि विशेषता निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता क्या है, पहला विशेषता है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। सही बात है, देख सकते हैं दोनों के दोनों फिगर डॉटेड लाइन से क्या हुआ है, बना है। तो डॉटेड लाइन से बना है, तो डॉटेड लाइन यानी कि काल्पनिक कटान से बनना है। तो काल्पनिक कटान से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो काल्पनिक यानी कि आभासी होते हैं। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। सही बात है, देख लीजिए, अभी मैं आपको दिखा भी रहा था कि जितना को बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी होगा। अगर वस्तु 4 फीट का है तो प्रतिबिंब भी सर 4 फीट का ही होगा। दूसरा गुण आपने देख लिया। अब बढ़िए आगे और तीसरा गुण देखते हैं। तीसरा गुण क्या है सर, तो तीसरा गुण आप लोग यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं तीसरा गुण में, कि प्रतिबिंब सीधा होता है। सही बात है। सीधा का क्या मतलब है और उल्टा का क्या मतलब है, देखिए। सीधा का मतलब है कि जब आप अपने आईना के सामने खड़ा होते हैं तो आपका मुंडी जो है, कपार ऊपर दिखता है और पाँव नीचे दिखता है, जो कि सीधी बातें हैं। हमेशा कपार ऊपर होना चाहिए और पाँव नीचा होना चाहिए, तो इसे कहते हैं सीधा। लेकिन कुछ
दुनिया में ऐसे भी दर्पण हैं, अगर उसके सामने आप खड़ा होंगे तो आपका दोनों पैर होगा ऊपर और मुंडी होगा नीचे। मुंडी कहाँ दिखाई देगा? नीचे दिखाई देगा। कुछ समझ में आ रहा आपको? कुछ ऐसे भी दर्पण हैं जिसके सामने अगर आप खड़ा होते हैं तो पैर चला जाएगा ऊपर और मुंडी आ जाएगा नीचे। इसे कहते हैं उल्टा प्रतिबिंब। इसे क्या कहते हैं? उल्टा बोलते हैं, ठीक। लेकिन जब आप समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो आपका मुंडी ऊपर होता है और पैर नीचे होता है। मुंडी ऊपर और पैर नीचे होता है। बोलो यस। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, ये तो हम जानते हैं। तो आपने क्या देखा कि प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होता है। प्रतिबिंब एनी टाइम क्या होगा सर? सीधा होगा। आपको मैं बता दूं वो कौन सा दर्पण है जिसमें अगर आप अपना चेहरा देखेंगे तो पाँव ऊपर होगा और मुंडी नीचे होगा। तो याद रखिएगा कि उत्तल और अवतल दर्पण में ऐसा होता है। चम्मच ले लीजिएगा आप अपने आपके घर में जो चम्मच होगा वो ले लीजिएगा और चम्मच का जो धंसा हुआ भाग होता है उसमें अपना चेहरा देखिएगा और हल्का चम्मच को आगे पीछे कीजिएगा। चम्मच को क्या कीजिएगा? आगे पीछे कीजिएगा तो आपको पता चलेगा हो मेरा मूड़ी जा रहा है नीचे और टांग आ रहा है ऊपर। तो इसे ही कहते हैं उल्टा। चौथा गुण क्या है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है उसकी क्या विशेषता है? तो याद रखेंगे कि वस्तु दर्पण से जितना आगे होता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना पीछे बनता है, जो कि सबसे पहले दिखा दिए। देख लो, अगर ये दूरी होगा 5 फीट तो ये दूरी भी होगा 5 फीट, यानी कि वस्तु दर्पण से जितना ही ज़्यादा आगे होगा उतना ही ज़्यादा पीछे बनेगा उसका प्रतिबिंब, उतना ज़्यादा उसका प्रतिबिंब क्या होगा? पीछे बनेगा। अब आप अगला गुण समझिए। अगला गुण क्या है? तो प्रतिबिंब में पारस्विक उत्क्रमण होता है। समतल दर्पण में जो बनने वाले प्रतिबिंब होता है उसमें पारस्विक उत्क्रमण होता है। पारस्विक उत्क्रमण हम लोग पिछले क्लास में पूरा डिटेल से क्या किए थे, पढ़े थे। चौथा के बाद अगला 6ठा नंबर देखिए कि क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर होती है। सही बात है। जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब होगा उसका ऊंचाई जो आपके उत्तल दर्पण है उसके ऊंचाई प्रतिबिंब और जो वस्तु उसका ऊंचाई क्या होगा? सेम होगा। अब हम लोग सीखने वाले हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण आपने देख लिया, बनाना भी सीख लिया। कोई स्लैब ले लो शीशा का कोई स्लैब ले लीजिए और उसको एक बगल से क्या कर दीजिए? पेंट कर दीजिए। अगर आप चांदी का पेंटिंग करते हैं तो सबसे अच्छा क्वालिटी का शीशा बनेगा, ठीक। अगर आप किसी दूसरे पेंट से करते हैं तो उतना अच्छा क्वालिटी का शीशा नहीं बन पाएगा। अब बात करते हैं कि गोलीय दर्पण कैसे बनता है। आखिर कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण कैसे बनता है? तो देखिए, आपने गोला तो जरूर सुना होगा। क्या? तो गोला का मतलब गेंद जरूर सुना होगा। तो आप क्या कीजिए? गेंद ले लीजिए आप शीशा का गेंद लीजिए। किसका गेंद लीजिए? शीशा का गेंद लेकर के आप इसको काट दीजिए बीच से। तो एक टुकड़ा इधर की ओर होगा और एक टुकड़ा इधर की ओर होगा। बोलो ठीक। अब आप क्या कर दीजिए, इसको जो है आप इधर की ओर से रंग दीजिए। इधर की ओर से क्या कर दीजिए? रंग दीजिए। शीशा को इधर से आप क्या कर दिए? रंग दिए। और एक को बाहर की ओर से रंग दीजिए। एक को बाहर की ओर से क्या कर दीजिए? रंग दीजिए। तो यही जो है गोलीय दर्पण कहलाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर आप परिभाषा पढ़िए। तो अगर पूछा जाए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो बोलेंगे कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। ये खोखला गोला था, उसको काट दिया आपने तो ये 2 पार्ट बना, दोनों पर आपने पेंटिंग कर दे तो दोनों दर्पण बन गया। उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण कुछ इस तरह का होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। अंदर की ओर क्या होता है? धंसा होता है। इसका पेंटिंग बाहर से होता है। इसका पेंटिंग कहाँ से होता है सर? बाहर से होता है। तो ये अंदर की ओर क्या है? देख सकते हैं कि धंसा हुआ है, तो इसे बोलेंगे अवतल दर्पण। और दूसरा उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण जो होगा वो बाहर की ओर उभरा होगा। इसका पेंटिंग हमेशा बाएं तरफ से किया जाएगा। हमेशा कहाँ से किया जाएगा? बाएं तरफ से किया जाएगा, दाहिनी तरफ से। और इधर में आप अपना चेहरा देख पाते हैं, यही वाला जो है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो आपके पास गेंद था, गेंद को 2 भागों में काट दिए,
तो ये जो चीज़ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर उठा करके डाल दीजिए, यही है। और इस चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण और ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है समझोगे। और अगर अभी भी समझने में कोई भी दिक्कत है तो अब चलिए अवतल और उत्तल दर्पण को एक एक करके पूरा डिटेल में अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो यहाँ पर देखिए अब आपका क्वेश्चन भी आ चुका है, अवतल दर्पण को परिभाषित करें। तो बोलेंगे जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है, धंसा हुआ मतलब अंदर की ओर क्या होगा, धंसा हुआ रहेगा, ठीक, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं सर, तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। जैसे अगर फिगर की बात करें तो फिगर आप ऐसे बना सकते हैं, ये वाला मान लीजिए ऐसा दर्पण है, इसको आपने क्या कर रखा है, बाहर की ओर से पेंट कर रखा है, बाहर की ओर से आप इसे क्या कर रखे हैं, पेंट कर रखे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दर्पण तो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, अंदर की तरफ क्या है, धंसा हुआ है। तो इसे ही बोलेंगे अवतल दर्पण। लिख भी दिए हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है, धंसी रहती है मतलब अंदर की ओर जो है वो धंसी रहेगी, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब चलिए हम अवतल दर्पण के बाद समझने वाले हैं उत्तल दर्पण को। किसको समझने वाले हैं, उत्तल दर्पण को समझने वाले हैं। तो आपके सामने अब आ चुका है उत्तल दर्पण। तो जानिए कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण को परिभाषित करें तो बोलेंगे जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभड़ी रहती है, उभड़ी रहना मतलब बाहर की तरफ वो निकला हुआ रहेगा, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण की फिगर की बात करा जाए तो ये कुछ इस तरह का फिगर वाला होगा। इधर में इसके अंदर से पेंटिंग होगा। इसका पेंटिंग कहाँ से किया गया होगा सर, तो अंदर से किया गया होगा। और अपना चेहरा आप इधर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो उभड़ा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इसे हम उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण। अगले क्लासों में हम लोग जानेंगे कि अपसारी क्यों कहते हैं और अवतल को अभिसारी क्यों कहते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, इसके बाद फोकस दूरी किसे कहते हैं। ढेर सारे चीज़ें हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। किससे संबंधित, तो जो आपका ये दर्पण है ना, उससे संबंधित बहुत ही अधिक से अधिक चीज़ें हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को सेशन जो है समझ में आया होगा। आप सभी जितने भी अपने भाई बहन दोस्त मित्र यार को अगर नहीं बताए हैं कि LGR स्टडी पर इस तरह का कोर्स चल रहा है तो आप लोग सभी ज़रूर बता दीजिएगा। और उसको LGR स्टडी ऐप ज़रूर डाउनलोड करवा दीजिएगा, जिस पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल सब क्या होता है, मिलता है, ठीक। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।